चलिए आज का टॉपिक है मेरा पैकिंग इफिशिएंसी। हाँ चलिए लिखते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग क्या होता है? पैकिंग इफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, है ना। पार्टिकल द्वारा पैकिंग इफिशिएंसी मतलब हो गया कोई एक पार्टिकल है, कोई एक बॉडी है, उसमें एक पार्टिकल मेरा कितने मात्रा में उसमें उपस्थित है, ये ना होता है पैकिंग। उसका इफिशिएंसी दैट परसेंटेज निकालेंगे कि वो कितने परसेंटेज में मेरा ये पार्टिकल उसके अंदर स्थित है। लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, लिख लीजिए परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस percentage of total space filled by the particles। filled by the particles। परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस में टोटल स्पेस है, उसमें जो पार्टिकल मेरा कितने भाग में है उसी को कहता है पैकिंग इफिशिएंसी। ऑब्वियसली पैकिंग का मतलब क्या हो गया, कोई एक पार्टिकल है, पार्टिकल मेरा कोई एक बॉडी है जिसमें कितने कितने पार्टिकल में ये मेरा अवस्थित है, कितना उसका मात्रा। देख लेते हैं पहला मेरा सिंपल क्यूबिक। तीनों के बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं, सिंपल क्यूबिक, फिर एफसीसी और बीसीसी जो आता है सबके बारे में एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। देखते हैं सिंपल सुपर क्यूबिक में क्या होगा मेरा पैकिंग इफिशिएंसी कैसे होता है। देखिए सूत्र आपको याद रखना होगा, बहुत ही आसान है। पैकिंग इफिशिएंसी बराबर क्या होगा, सिंपल है सूत्र पैकिंग इफिशिएंसी बराबर n इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। n इंटू ये किसका सूत्र होता है बोलिए तो 4/3 पाई r क्यूब। बोलिए किसका सूत्र होता है? वेरी गुड, गोले का आयतन, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोला का आयतन, है ना। n इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100 ना। यहाँ पर n क्या है मेरा बताइए, हाँ फिर n यहाँ पर है मेरा नंबर ऑफ सेल, सिंपल यूनिट सेल के लिए n होता है मेरा 1, n होता है 1 नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकाले थे हम, ये हो गया n 4/3 पाई r का r हो गया मेरा रेडियस, ये हो गया मेरा एज लेंथ, पिछले में हम बताए थे ना, ये हो गया मेरा एज लेंथ, r हो गया मेरा रेडियस। फिर यहाँ लिख लेते हैं फिर r क्या हो गया मेरा रेडियस, ये हो गया मेरा एज लेंथ, एज लेंथ लिखते चलिए। ये हो गया मेरा एज लेंथ, लिख लिए। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है मेरा n इक्वल टू 1 पर सिंपल यूनिट के लिए कितना हो जाएगा n इक्वल टू 1, सिंपल यूनिट के लिए होता है n इक्वल टू मेरा 1 और a इक्वल टू 12। कीजिए सिंपल यूनिट के लिए हो जाएगा मेरा n इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 12 ना। a इक्वल टू वाला वैल्यू उसमें पुट कीजिए, देखिए कितना आता है मेरा, कितना हो जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a इक्वल टू 2r, 2r के पावर क्यूब इंटू 100। देखिए ऑब्वियसली r क्यूब मेरा कर देगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको यदि हम कैलकुलेशन करते हैं देखिए कितना आता है 4/3 पाई के मान हम पुट कर देते हैं 22/7 इंटू r क्यूब अपॉन
8 आर क्यूब अपॉन 100, यही ना होगा जी। आर क्यूब मेरा कट गया, यहाँ कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिए, देखिए कितना आता है। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा मेरा 52.4%। कितना आ जाता है 52.52, याद रखिएगा। सिंपल यूनिट के लिए कितना आ गया मेरा 52.4%। ये जो है मेरा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला n × 4/3 पाई आर क्यू अपॉन a क्यू × 100, ये सब के लिए अप्लाई होगा। सिंपल के लिए हुआ, फिर एफसीसी के लिए होगा, फिर बीसीसी के लिए होगा, सारे के लिए मेरा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। सिर्फ n का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा और a का वैल्यू बढ़ेगा। हो गया। चलिए अब देखते हैं बीसीसी के लिए। देखिए बीसीसी के लिए कितना होता है। जल्दी कीजिए। और बीसीसी ये मेरा सिंपल यूनिट के लिए था। सिंपल यूनिट में हमने n इक्वल टू क्या लिए थे 1। सिंपल यूनिट में हमने n इक्वल टू 1 लिया और a इक्वल टू 12। पिछले क्लास में हमेशा रिलेशन बताए थे हमें। चलिए आप देखते हैं दूसरा बीसीसी। बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल के लिए क्या होगा पैकिंग एफिशिएंसी, सूत्र लिखिए, लिखते चलिए। पैकिंग एफिशिएंसी क्या सूत्र होगा, क्या होगा बताइए। सूत्र सब के लिए सेम ही होता है, n × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यू × 100। और बीसीसी के लिए कितना होगा मेरा n का वैल्यु 2। n का वैल्यू कितना होगा मेरा बीसीसी के लिए, n का वैल्यू होता है मेरा 2 और a बराबर कितना हो जाएगा 4/√3r। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/√3r था में √3h को 4 आ रहा था, तो n = 2, a = 4/√3r। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए इसमें। चलिए ना देख लेते हैं कितना आता है। n का वैल्यू हो गया 2, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/√3 r का होल क्यूब इंटू 100, यही तो आएगा। और देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। आर क्यू मेरा कर जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है मेरा 68%। कितना आता है मेरा 68%। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद एक कट छट जाएगा, सबका वैल्यू पुट करते हैं तो मेरा कितना आता है 68%। कितना आता है 68%। ये हो गया मेरा किसके लिए बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर। अब देखते हैं हम एफसीसी के लिए, फेस सेंटर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम फेस सेंटर लिख लेते हैं और एफसीसी। पैकिंग एफिशिएंसी फिर यही फॉर्मूला हो जाएगा n × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यू × 100। अब उसमें n का मान कितना हो जाता है मेरा 4। n का मान कितना हो जाता है मेरा 4। n का मान कितना हो जाएगा मेरा 4 और a बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए, सारे भूल गए आप लोग। और a बराबर कितना हो जाएगा 2√2r। a बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2√2r। a बराबर हो जाता है मेरा 2√2r। अब तो उसका वैल्यू पुट कीजिए इसमें, अब क्या सोचना है। चलिए बराबर वैल्यू पुट कीजिए, अब कैलकुलेशन ही है। कितना हो जाएगा, इनका मान हमने 4 पुट कर दिया, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2√2r का होल क्यूब इंटू 100। चलिए इसका कैलकुलेशन हम करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा वैल्यू इसका 74%। कितना आ जाता है मेरा 74%। तो फॉर सिंपल यूनिट कितना था 52.4। सिंपल यूनिट के लिए था मेरा 52.4, बीसीसी के लिए था मेरा 68 और एफसीसी के लिए आ गया मेरा 74 ना। बीसीसी और ए भी n का वैल्यू और a और r में रिलेशन है। आप पिछली क्लास में ही बताए थे a और r में रिलेशन ना। तो सिंपल यूनिट के लिए n का मान कितना था मेरा 1, बीसीसी में n का मान कितना था मेरा
2 और एफसीसी में n का मान था मेरा 4 ना। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रेडियस रेशियो। बस एक फॉर्मूला इसमें से हम लिखेंगे। ये सब नीट में एक बार आया है, क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था इसमें से एक बार लिया गया था क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में, बस एक बार देख लीजिए। देखिए रेडियस रेशियो स्टार्ट लेकर के लिखेंगे। रेडियस ऑब्वियसली रेडियस है, रेडियस का मतलब या तो कैटायन होगा या तो एनायन होगा, है ना। रेडियस रेशियो दैट मींस रेडियस या तो कैटायन होगा या एनायन होगा। लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन। कैटायन समझता है ना सर, धनात्मक आयन पॉजिटिव आयन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन दैट मींस R प्लस। चलिए ये तो होता है मेरा रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होगा बता, और रेडियस दैट मींस या तो कैटायन होगा या तो एनायन होगा। तो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। एक क्वेश्चन इसमें से आया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन था, कहां से कहां तक लाइज करता था। रेडियस रेशियो मेरा था 0.1 to 0.2। रेडियस रेशियो यहां पर लिख लेते हैं, हम चार्ट बना लेते हैं। 0.212 से 0.47 चला था। रेडियस रेशियो चार्ट आप लोग भी लिख लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर इसके बाद स्ट्रक्चर। इससे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एग्जाम, जिन्हें आप लोग देख लेंगे। रेडियस रेशियो हम कहां से कहां तक लेते हैं, 0.155 टू 0.255 से 0.225। देखिए 0.155 टू 0.2 दैट मींस इसको 0.1 से 0.2 भी कर सकते हैं ना। याद रखने का तरीका, यदि मेरा 0.155 टू 0.225 के बीच में यदि मेरा रहता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा मेरा 3। कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3। और कौन सा स्ट्रक्चर होगा मेरा, ट्रायंगुलर प्लेनर। कौन सा स्ट्रक्चर होगा मेरा, ट्रायंगुलर प्लेनर, याद रखिएगा। हम 7 स्ट्रक्चर क्रिस्टल हम बताए थे, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, उसी में था मेरा ट्रायंगुलर प्लेनर, है ना। ट्रायंगुलर प्लेनर में क्या होता था मेरा, एबीसी और एंगल और एज और एंगल में जो रिलेशन था, है ना, याद रखिए। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया मेरा 3, और स्ट्रक्चर हो गया मेरा ट्रायंगुलर प्लेनर। जस्ट एन एग्जांपल देख लेते हैं हम, बोरोन ट्राइऑक्साइड, बोरोन ट्राइऑक्साइड, बोरोन ट्राइऑक्साइड दैट मींस B2O3। ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब मेरा कितना 3, ऑक्साइड के पार्टिकल्स संख्या 3 पार्टिकल्स में मेरा, तो बोरोन ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट 0.155 टू 0.225 मिलियन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इससे आगे 0.225 से ले लेते हैं 0.414 0.2 से लेकर के 0.4 तक, 0.2 से लेकर के 0.4 तक। आप कहां से कहां ले लिया हमने 0.2 से, ये मेरा पूछा गया था नीट में मेरा मेडिकल कंपटीशन में पूछा गया था 0.2 से लेकर 0.4 तक। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा मेरा 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। एक कौन सा स्ट्रक्चर बना था मेरा, टेट्राहेड्रल। कौन सा स्ट्रक्चर बना था मेरा ये टेट्राहेड्रल। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरा, जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट देखते हैं 0.414 से आगे 0.41 लिखते चलिए, आप लोग लिखते चलिए। 0.414 से 0.732, 0.732
0.414 से 0.732, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा उसका 6। और कौन सा स्ट्रक्चर बना था मेरा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और 0.732 से 1, 0.732 से 1, यदि 1 आ जाता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा मेरा 8। कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका 8। एक क्या हो गया मेरा बॉडी सेंटर फ्लूइड। बॉडी सेंटर हो गया। इसका एग्जांपल कितना ले लेते हैं सीजियम क्लोराइड और NaCl सोडियम क्लोराइड, रॉकसार। सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं रॉकसार। लिख लीजिए इसको, नोट कीजिए फटाफट। क्या ले लेते हैं उसको हम बॉडी सेंटर फ्लूइड। ये सब आता है, इस टाइप के क्वेश्चन सब आता है ना। नीट जी एग्जामिनेशन में मेडिकल में इस टाइप के क्वेश्चन सब पूछा गया था। एक बार आया गया था ये क्वेश्चन मेरा पूछा गया था कि उसका रेशियो 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है टेट्राहेड्रल। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन सब आता है मेरा। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर हमको याद है और ये रेशियो देखिए यहाँ पर 0.155 टू 0.255, दैट इज 0.1 से 2, 2 से 4, 4 से 7, 7 to 1। ये ना 4 या 4 भाग में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 7, 7 से 1। आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 6, 8, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और बॉडी सेंटर, यही आता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है डेंसिटी, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। जल्दी कीजिए बेटा। लिखते चलिए, क्लास में जो भी होता है उसको राइट नोट करते चलिए, देखते रहिएगा तो फिर भूल जाइएगा। नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी का जो पैटर्न चल रहा है आपके एग्जाम का, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ऑब्जेक्टिव में कोई भी टॉपिक छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सारे टॉपिक को हम लेकर के चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले जी मेंस का एग्जाम हुआ था, उसका सॉल्यूशन देखे थे आप लोग। चलिए हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी मींस क्या होता है घनत्व। डेंसिटी मींस घनत्व। घनत्व बराबर, बोलिए हिंदी में, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। दैट मींस D इक्वल टू द्रव्यमान मास अपॉन वॉल्यूम। ये होता था D इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता था। देखिए उसमें हम आपको एक चीज क्लियर कर दें, ये मेरा डेंसिटी जो है मेरा क्या होगा वॉल्यूम पर डिपेंड। यदि वॉल्यूम मेरा बढ़ता है तो डेंसिटी मेरा घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मान लीजिए वॉल्यूम यदि बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, और यदि वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ता है। दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे का क्या उल्टा ना। और इसमें से एक चीज देखिए, मास जो है मेरा टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि ठंडी समय में है तो मेरा वेट कम हो जाएगा और गर्मी समय आता है तो वेट बढ़ जाता है। ऐसा मनुष्य का होता है? नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी नहीं होता। हाँ, खाता पीता है, मोटाता है, तब उसका वेट बढ़ता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन ठंडी के मौसम से टेम्परेचर से वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वॉल्यूम पर पड़ता है। यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर कम होता है तो पार्टिकल सिकुड़ता है ना, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो दैट मींस वॉल्यूम जो है मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट पार्टिकल्स है। वॉल्यूम क्या है मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और मास मेरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और डेंसिटी जो होता है मेरा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखेगा, ये सब डेंसिटी की प्रॉपर्टी जो हम पीछे बहुत पहले पढ़ चुके हैं, सब अंडर 10 पढ़ लिए थे। तो चलिए अब देखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी को हम रो से इंडिकेट करते हैं। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद कीजिए, Z
अपॉन एन, देखिए जेड अपॉन एन, फिर एम, जेड एन एम, और क्या होगा ए क्यू। अब देखिए क्या हो गया, जेड एन एम, है ना, हमने क्या देखा, जेड सबसे लास्ट हो गया, इसके बाद एन एम, है ना। एम मेरा ऑब्वियसली डेंसिटी का मेरा एम होता ही है, इसीलिए एम मेरा ऊपर ही होगा, एम हो गया तो उसे एक हमने एन कर दिया, और ये एज लेंथ लंबा जो होता था मेरा एज लेंथ हो गया। यहाँ पर जेड क्या है मेरा, एटॉमिक नंबर, जेड क्या है मेरा यहाँ पर, एटॉमिक या नंबर ऑफ एटम्स, लिख लेते हैं, रो हो गया, हाँ हाँ घनत्व का उसमें आता था ना ये, लिखिए रो क्या हो गया यहाँ पर, लिख दीजिए बराबर, नोट करते चलिए, डेंसिटी, रो क्या हो गया मेरा यहाँ पर, डेंसिटी, सबका यूनिट हम लिखते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी क्या हो गया मेरा, ग्राम पर वॉल्यूम लीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी क्या हो जाएगा मेरा, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स पर सेल, जेड हो गया मेरा नंबर ऑफ एटम्स पर सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर सेल, जेड हो गया मेरा नंबर ऑफ एटम्स पर सेल, एम हो गया मेरा मोलर मास, एम हो गया मेरा मोलर मास, मोलर मास हो गया मेरा ग्राम पर मोल, इसका यूनिट हो जाता है मेरा ग्राम पर मोल, मोलर मास, एम हो गया मेरा मोलर मास ग्राम पर मोल, ए हो गया मेरा एज लेंथ, पहले से हम जानते हैं, एज लेंथ, ए हो गया मेरा एज लेंथ, एज लेंथ दैट इज सेंटीमीटर, और एन ए क्या हो गया मेरा, एवोगाड्रो नंबर, एन यहां से लिखे हैं, एवोगाड्रो नंबर। ये मेरा 11th के टॉपिक में ही था, मेरा 11th का हमने ये पढ़ा था, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, क्या होता है एवोगाड्रो नंबर, 6.22 वेरी गुड, 6.22 6.023 गुना 10 का पावर 23 23 ना, 6.023 into 10 to the power 23 एवोगाड्रो नंबर होता था मेरा, लिख ले मेरा। रो हो गया डेंसिटी, डेंसिटी हमने क्या चीज में लेते हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जेड हो गया नंबर ऑफ एटम्स पर सेल, एम हो गया मेरा मोलर मास, मोलर मास भी निकालना हम जानते हैं, फिर इसके बाद ए क्या हो गया मेरा एज लेंथ, और एन हो गया मेरा एवोगाड्रो नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरा ये। देखिए डेंसिटी लिखते हैं तो डेंसिटी में ऑलरेडी मेरा m मेरा ऊपर में आता है, इसलिए हमने m को ऊपर लिया, z अपॉन n इंटू m अपॉन ए क्यू, याद रखेंगे इसको। याद करने का देखो z क्या है, ज न म, इस तरीके से हम उसको याद रख करते हैं, ज न म, ज जेड मतलब ज न म अ, ज न म अ, ऐसे यदि इसको ट्रिक देखो, ये सब याद करने का एक ट्रिक होता है, ये सब डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, खास करके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, कोई एक इसमें से मिस कर देगा कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी में किसी एक को मिस कर देगा, तो हमको ये फॉर्मूले याद रहेगा तभी तो इसको हम पुट कर पाएंगे, है ना। तो बोलते चलिए रो इक्वल टू जेड अपॉन एन इंटू एम अपॉन ए क्यू, ऐसे याद करें, जेड अपॉन एन इंटू एम अपॉन ए क्यू, याद करने का तरीका है मेरा, हो गया, डाउट कर लिए सब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। चलिए क्या होता है इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन होता है मेरा क्या होता है,